हेलो। बैंकिंग एग्ज़ाम प्रेप में आपका पुनः स्वागत है। आज हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वह है वर्ड रीअरेंजमेंट इन अ सेंटेंस। पहले इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। ईच गिवन सेंटेंस हैज़ 3 वर्ड्स विद इन कोट्स। अब ये कोट्स में हो या बोल्ड लेटर्स में हो या वो अंडरलाइन किए गए हों, आपको समझ में आ जाएगा कि वह जो है वो अलग से दिखाया गया है, ताकि आपकी नज़र जो है उस पर स्पष्ट पड़ जाती है। चूज द ऑप्शंस विच गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज वर्ड्स इन ऑर्डर टू मेक द फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस करेक्ट। तो आपको क्या करना है, ये 3 वर्ड्स जो हाईलाइटेड हैं उनको ठीक से देखना है। अब आप देखोगे जैसे सेंटेंस में वो जो वर्ड्स हैं ए, बी और सी, अब ये हो सकता है कि ऑर्डर में नहीं हो, ए के बदले सी आना चाहिए या बी आना चाहिए, तो आपको वो वर्ड्स को ऑर्डर में अरेंज करना है और उससे क्या होगा, टू मेक द फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस करेक्ट। आप ठीक से लगाओगे तो वो सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इफ़ यू फील द वर्ड्स आर इन द राइट ऑर्डर एंड नो रीअरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड, चूज ऑप्शन ई। जब आप पढ़ के देखते हो, आपको यदि लगे कि नहीं सेंटेंस बिल्कुल ठीक है और सब वर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल सही सही स्थान पर हैं, तो दैट मीन्स कोई गलती नहीं है सेंटेंस में, तो आपको क्या करना है, ऑप्शंस जो दी गई हैं ए बी सी डी ई, उसमें से ई जो है वो चूज़ करना है। ई क्या कहता है, नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड, कि हमको बदलने की ज़रूरत नहीं है। अब यदि गलत है तो आपको ए बी सी डी में से कोई एक चूज़ करना है। तो पहला सेंटेंस हम देखते हैं, जैसे हम करते जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। द माउंटेन्स लुक्ड राइजिंग, their peaks covered with majestic, reflecting the hues of the snow sun. अब जैसे आप पढ़ोगे आपको लगेगा ये क्या पढ़ा, क्यों, बिकॉज वो वर्ड्स बिल्कुल इधर उधर लगाई गई, तो आपको देखने से ही पता चल गया कि ये तो हमको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली आपका ऑप्शन ई तो कैंसिल हो जाता है, तो हम कैंसिल कर देते हैं नो रीअरेंजमेंट वाला, क्योंकि हमको तो रीअरेंज करना पड़ेगा। अब करने के लिए हम पहला भाग पढ़ते हैं। पहला शब्द क्या है जो हमको देखना, ए राइजिंग, बी शब्द क्या है, मैजेस्टिक, सी है स्नो। ये 3 वर्ड्स जो हैं वो इधर उधर लगाई गई हैं इसमें, तो आपको उसको क्रम में लगाना है, इस प्रकार से लगाना है कि आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाए। तो पढ़ के देखते हैं हम, द माउंटेन्स लुक्ड राइजिंग, बढ़ती हुई ना ऊंचाई, लुक्ड राइजिंग। अब लुक्ड राइजिंग तो गलत है, तो राइजिंग के बदले हम क्या बी यूज़ कर सकते हैं। बी क्या है, मैजेस्टिक, द माउंटेन्स लुक्ड मैजेस्टिक। या हम क्या कर सकते हैं, सी शब्द लगा सकते हैं, द माउंटेन्स लुक्ड स्नो। अब माउंटेन्स लुक्ड स्नो तो बिल्कुल गलत है, माउंटेन्स लुक्ड राइजिंग तो गलत है, हमने पहले ही कह दिया है। माउंटेन्स कैसे लगती हैं, बहुत ही मैजेस्टिक, इतनी बड़ी होती हैं माउंटेन्स कि वो देखने से ही हमको वो दिखता है कि ये मैजेस्टिक हैं। इसका मतलब आपका पहला और जो लेटर आना चाहिए वहाँ बी, मैजेस्टिक ठीक होता है वहाँ। तो यदि आप ऑप्शंस में देखो तो ए ऑप्शन है ए सी बी, सेकेंड ऑप्शन है बी सी ए, थर्ड है सी ए बी और फोर्थ है बी ए सी। सो कायदे से जैसे आपको पता चल गया कि पहले वाले में हमको बी लगाना है, द माउंटेन्स लुक्ड मैजेस्टिक, मैजेस्टिक तो बी है, तो आपको मालूम हो जाना चाहिए कि ये भी गलत है और सी वाला भी गलत है, बी होना चाहिए पहले। तो देखिए 5 ऑप्शंस में से हमने पहले इतने जल्दी 3 ऑप्शंस हमने डिलीट कर दिए, हमको केवल 2 पे फोकस करना है अभी। सेकेंड वाला क्या होगा, द माउंटेन्स लुक्ड मैजेस्टिक, देयर पीक्स कवर्ड विथ, उनकी शिखर जो है वो कवर्ड होती है किससे, राइजिंग या स्नो, तो कवर्ड विथ स्नो है ना, बर्फ होता है उसके ऊपर, तो स्नो, इसका मतलब सी आना चाहिए वहाँ, स्नो सी है, तो सी है। तो आप ऑप्शंस में देखो, ऑप्शन बी क्या है, बी सी ए, डी क्या है, बी ए सी, तो यहाँ भी आपको पता चल जाता है कि डी गलत है, तो आपका एक ही बचा है एक्चुअली, हमने थर्ड वर्ड तो देखा ही नहीं है।
रिफ्लेक्टिंग द ह्यूज ऑफ द, अब क्या बचा है, राइजिंग सन, कि जब सूर्य निकलता है तो उसकी जो किरणें हैं वो क्या होती हैं, वो बर्फ़ पर पड़ती हैं, तो उसके अलग अलग कलर्स जो हैं, ह्यूज़ का मतलब उसके शेड्स, कलर्स जो हैं, रंग, वो दिखाई देते हैं। तो हमने कितने आसानी से ये कर दिया। तो क्या किया, ये पहला है तो हम ठीक से समझा रहे हैं आपको डिटेल में कि इसमें सेंटेंस में 3 शब्द जो हैं वो हाइलाइटेड थी, यहाँ हमने कोट्स में डाला है और उनको ए, बी और सी कहा है। अब आपको ये देखना है कि ये तीनों वर्ड सही सीक्वेंस में है कि नहीं है, तो आपको उसको ठीक करना है। अब ठीक करते समय एक बहुत ही आसान तरीका क्या है कि जब पहला आप कर लोगे तो आप ऑप्शंस में यदि देखोगे तो आपको पता लग जाएगा अंदाज़न कि इसमें से कौन सा जो है वो बिल्कुल गलत है, तो आप उसको सोच सकते हो कि नहीं ये तो गलत है, तो बहुत आसानी से आपको आंसर मिल जाता है। हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ये आंसर तो हो गया आपका ऑप्शन बी सी ए। The award-winning tale wrote a heartwarming emotions that had varied novelists woven together beautifully. अब ये तो बिल्कुल ही मिक्स्ड अप है, आपके वर्ड्स जो हैं बिल्कुल ही सही स्तर पर नहीं है, जगह पर नहीं है, तो आपका नो रीअरेंजमेंट तो बिल्कुल गलत है, वो आपको तो रीअरेंज करना ही पड़ेगा। अब पहला वाला देखिए आप, द अवार्ड विनिंग टेल का मतलब होता है कहानी, TALE जो टेल है उसका मतलब होता है कहानी। सो द अवार्ड विनिंग टेल रोट अ हार्ट वार्मिंग। अब टेल जो कहानी है, कहानी थोड़ी कुछ लिखता है, कौन लिखता है, आप उसमें ऑप्शन सी देखो, नॉवेलिस्ट, जो कहानीकार है, नॉवेलिस्ट है, वो कहानी लिखता है ना। सो द अवार्ड विनिंग टेल के बदले अवार्ड विनिंग नॉवेलिस्ट होना चाहिए। नॉवेलिस्ट होना चाहिए मतलब क्या है, सी हमको वहाँ लगाना है, तो सी लगाओ। तो अब ऑप्शंस में देखो ना, तो वहाँ देखोगे आप केवल डी ऑप्शन में सी से शुरू होता है, CAB, बाकी तो BCA, BAC, ACB, तो वो सब तो वैसे ही डिलीट हो गई हैं आपकी, तो आप सीधे उनको चाहिए तो डिलीट कर सकते हो। हम बस, हमारा आंसर मिल गया, हमको एक वर्ड देखा और हमको कभी कभी आंसर मिल जाता है। तो ये तरीका क्या है कि जल्दी से हम करें, बिकॉज एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चंस होते हैं, तो हमको करना पड़ता है, कभी कभी जल्दी करना पड़ता है, तो आसानी से आप कर सकते हो। सो द अवार्ड विनिंग नॉवेलिस्ट, तो हमने सी वहाँ लगाया। रोट अ हार्ट वार्मिंग टेल, उसने क्या लिखा, नॉवेलिस्ट ने एक बहुत ही हृदय स्पर्शी, जैसे कहते हैं, कहानी, टेल लिखा है, तो टेल है ए, तो CA हो गया। दैट हैड वेरीड इमोशन, जिसमें बहुत अलग अलग प्रकार की भावनाएं थी, तो वेरीड इमोशंस वोवन टुगेदर ब्यूटिफुली, तो उसको कहानी में बहुत ही अच्छे से लिखा था। तो हमारा ये आंसर है, क्या है आंसर, ऑप्शन डी, CAB। नेक्स्ट देखिए, देयर इज एन अर्जेंट नीड टू प्रोवाइड broadband and mobile servers to far-flung and benefit areas to extend the remote of technological development to them। तो ये भी आपको मालूम है, ये सब वर्ड्स जो हैं ABC वो गलत लगी हैं, तो नो रीअरेंजमेंट तो बिल्कुल गलत है। अब हम पहला वाला करते हैं, तो इसमें 3 वर्ड्स क्या हैं, पहला है प्रोवाइड, B है बेनिफिट और C है रिमोट। अब देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू प्रोवाइड, प्रोवाइड मतलब देना, लोगों को क्या देना, ब्रॉडबैंड एंड मोबाइल सर्वर्स, तो ए में तो कोई गलती नहीं है, प्रोवाइड वर्ड बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब ए ही रहना चाहिए। अब ऑप्शंस में देखो तो केवल एक आंसर है जिसमें ऑप्शन में ए शुरू होता है, कौन सा है वो, ऑप्शन ए, ACB। दूसरा BCA है, CAB है, BAC है, तो एक्चुअली आप ये सब यहाँ ही काट सकते हो, आपको मिल गया आंसर एक्चुअली। बट हम देखते हैं, टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड एंड मोबाइल सर्वर्स टू फार फ्लंग, दैट मीन दूरी के, एंड बेनिफिट एरियाज गलत है, उसके बदले क्या लगाना हमको, रिमोट। रिमोट का मतलब जो दूर के जो गांव होते हैं,
जहाँ लोग आसानी से पहुँच नहीं सकते, जहाँ हमारी तकनीकी जो विकास होती है ना उसका प्रभाव वहाँ नहीं होता है, तो वहाँ हमको ये सब प्रोवाइड करना है, ब्रॉडबैंड, मोबाइल की सर्विसेज। तो ये सेकेंड वर्ड क्या हो गया? एंड रिमोट एरियाज टू एक्सटेंड द बेनिफिट, तो वहाँ भी आएगा ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो आंसर क्या है? जैसे आपने देखा ऑप्शन ए सी बी। तो अब सेंटेंस ठीक हो गया ना? देयर इज एन अर्जेंट नीड टू प्रोवाइड broadband and mobile servers to far-flung and remote areas to extend the benefit of technological development to them. तो हमारा आंसर बहुत क्लियर है, ऑप्शन ए सी बी। अगला सेंटेंस देखते हैं। The sharp call in the price of tomatoes has raised a stabilize for urgent government intervention to rise its price and supply। पढ़ोगे मालूम है, ये ए बी सी गलत है ऑर्डर में, तो हमको नो रीअरेंजमेंट तो गलत है, अरेंज करना है। तो पहला देखते हैं, द शार्प कॉल इन द प्राइस ऑफ टोमेटोज। द शार्प कॉल इन द प्राइस ऑफ टोमेटोज तो गलत है, द कॉल वर्ड गलत है। तो ए के बदले क्या लगा सकते हो आप? द शार्प स्टेबलाइज, बी तो स्टेबलाइज है, तो शार्प स्टेबलाइज इन द प्राइस ऑफ टोमेटोज तो वो भी गलत है। सी वर्ड क्या है? राइज, द शार्प राइज इन द प्राइस ऑफ टोमेटो। आजकल जो है टोमेटोज की प्राइस जो है बहुत बढ़ रही हैं, तो द शार्प राइज, इसका मतलब सी आना चाहिए पहले। अब आप ऑप्शंस में देखो, बस एक ही है जिसमें सी फर्स्ट है, तो आपका ये और ये सब डिलीट हो गया, केवल ऑप्शन ए बचा, सी। कितना आसान हो गया देखिए आप। The sharp rise in the price of tomatoes has raised, अब क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए वहाँ, has raised a call for urgent government intervention to stabilize its price and supply। तो सी ए बी, तो ये लेटर्स जो हैं जो क्या दिखाती हैं कि पहले सी वर्ड आना चाहिए राइज, फिर ए जो वर्ड है कॉल, और फिर बी स्टेबलाइज। तो आपका आंसर जैसे आपको इसमें दिखता है, आंसर है ऑप्शन ए सी ए बी। अब एक और देख लेते हैं। Amid the failure of a number of startup increasing, declining profits and ventures, debt burden, the magnitude of unemployment has gone up considerably। अब आप पढ़ते होगे, देखते होगे न्यूज़ में कि बहुत सारी जो स्टार्टअप्स हैं उनमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ फेल हो रही हैं, उनकी कुछ की प्रॉफिट्स घट रही हैं, और जो बहुत ने लोन ले रखा है, तो ये सब प्रॉब्लम्स के कारण क्या हो रहा है? बेरोज़गारी बढ़ रही है, लोगों की जो है नौकरी जो है वो जा रही है। सेंटेंस का मीनिंग तो ये है, लेकिन ये जब आप पढ़ के देखा आपने, आपको समझ में आ गया होगा कि ये ए बी सी जो वर्ड्स हैं, इंक्रीजिंग, वेंचर्स, मैग्नीट्यूड, ये सही क्रम से नहीं है, तो इसलिए हमारा ई ऑप्शन तो चला गया, हमको रीअरेंज करना है। अब पहला वाला देखते हैं हम। Amid the failure of a number of startup increasing, startup increasing तो गलत है, बी लगा के देखो आप, failure of a number of startup ventures, सी लगा के देखो, a number of startup magnitude, कौन सा सही लगता है आपको? बी सही है ना, amid the failure of a number of startup ventures, तो बी से जो शुरू होता है वो सही है, तो हमारा ऑप्शन ए हमने काट दिया और ऑप्शन सी हमने काट दिया, हमारे पास ऑप्शन बी और डी बचा है। पहला वर्ड तो हमको मिल गया, amid the failure of a number of startup ventures, फेलियर, तो फेलियर हो रहा है। सेकेंड क्या हो रहा है? डिक्लाइनिंग प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स घट रही हैं, एंड वेंचर्स डेट बर्डन लिखा है, उधार जो लेते हैं ना लोग कंपनी चलाने के लिए, वो थोड़े समय बाद एक भार जैसे बन जाता है कि आप वापस करने में परेशानी होती है। तो वेंचर्स जो है वहाँ नहीं है, वेंचर्स तो हमने पहले लगा दिया, तो अब यहाँ क्या आना चाहिए? डिक्लाइनिंग प्रॉफिट्स एंड इंक्रीजिंग डेट बर्डन आना चाहिए, मैग्नीट्यूड डेट बर्डन आना चाहिए। इंक्रीजिंग ठीक है, तो ए आना चाहिए वहाँ, तो बी के बाद ए आना है,
तो आप ऑप्शंस में देखो, यहाँ बी के बाद सी है तो वो गलत है, बी के बाद ए है। अब सी क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ गॉन अप कंसिडरेबली। तो मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल सही जगह पर है, तो वो सी जो है वो सी के स्थान पर ही होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या है? BAC। अब आप पढ़ के देखो, अब आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। Amid the failure of a number of startup ventures, declining profits and increasing debt burden, the magnitude of unemployment has gone up considerably. तो आपका आंसर जो है बिल्कुल जैसे अभी हमने देखा वो है ऑप्शन डी, BAC। तो समझ गए होंगे आप कि कैसे हमको इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो करना है। सेंटेंस पहले पढ़ के देखिए, उसके बाद वो जो 3 शब्द जो हाईलाइट हुई हैं उसके ऊपर ध्यान देना आपको कि वो सही जगह पर लगी हैं कि नहीं, और फिर उसको आपको बदलना है। और जैसे आप बदलोगे आपको ऑप्शंस में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा सही है। तो अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से क्या किया है? यू हैव लर्नड टू कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड का मतलब समझना, द मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस एंड टू आइडेंटिफाई द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। कि अभी आप एक सेंटेंस पढ़ते हो तो आपको ये समझना है, और समझ गए होंगे आप कि उसका अर्थ क्या है, यदि वो वर्ड्स जो लगाई गई हैं वो सही क्रम से लगाई गई हैं, और यदि नहीं लगाई गई हैं तो उसको कैसे ठीक करते हैं। तो यदि आपको रिवाइज करना है वर्ड्स के बारे में, सेंटेंसेस के बारे में, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, तो उसके ऊपर भी हमारी वीडियोस हैं, चेकआउट करिए ऑन YouTube। Stay tuned for more prep and practice sessions. Subscribe to Teach Yaar.